हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर टेक्नो क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल योर टेक्नो क्लासेस में। और आज की जैसा कि ये ट्रांसफार्मर की क्लास है और इस क्लास में मैंने आपको पहले 2 क्लास दे चुका हूँ। फर्स्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर किस तरीके का होता है और मैंने आपको विद फिगर से बताया था कि ट्रांसफार्मर में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या नाम होता है। और फिर मैं सेकंड क्लास में आपको ट्रांसफार्मर के कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि उसका प्रयोग क्या होता है, उसका मीन्स क्या होता है, वो मतलब क्या होता है। और अब ये थर्ड क्लास है ट्रांसफार्मर की थर्ड क्लास है और आज का ये टॉपिक यानी उसी के आगे का पार्ट है। ट्रांसफार्मर में होता है आपका ऑयल लेवल इंडिकेटर, ठीक है, ऑयल लेवल इंडिकेटर। तो ऑयल लेवल इंडिकेटर होता क्या है? देखिए, ऑयल लेवल इंडिकेटर क्या होता है आप यहाँ से समझिएगा कि ये मैंने आपको पीडीएफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है ताकि खुद का बनाया हुआ नोट्स में, ताकि आप लोग इसको पढ़ सकें, अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकें। देखिए, ऑयल लेवल इंडिकेटर क्या होता है? कंजर्वेटर टैंक में ऑयल भरा जाता है, लेकिन इसे मापने के लिए इसके अंदर एक मीटर लगाया जाता है जो कि टैंक में भरे ऑयल की मात्रा को बताता है। और वह वेल मीटर इंडिकेटर टैंक के ऊपर ही लगाया जाता है, ठीक है ना। टैंक में कंजर्वेटर जो ऑयल भरा जाता है, कंजर्वेटर टैंक में जो ऑयल भरा जाता है, इसके लिए इसे नापने के लिए, इसे मापने के लिए इसके अंदर एक मीटर लगाया जाता है जो कि टैंक में भरे ऑयल की मात्रा को बताता है। और वह वेल मीटर इंडिकेटर टैंक के ऊपर ही लगाया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका ये जो ऑयल लेवल इंडिकेटर होता है ये क्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अब ये देख लीजिए, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बसिंग। देखिए, बसिंग क्या होता है? बसिंग का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर के लिव कंडक्टर और ट्रांसफार्मर की बॉडी को इंसुलेट करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और यह ट्रांसफार्मर के सभी टर्मिनल पर लगाया जाता है और इसका इस्तेमाल 3 फेज़ ट्रांसफार्मर पर ही किया जाता है। लेकिन 3 फेज़ 2 फेज़ पर नहीं, 3 फेज़ ट्रांसफार्मर पर ही इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको आपने समझ लिया कि जो बसिंग होता है उसका इस्तेमाल ट्रांसफार्मर के लाइव कंडक्टर और ट्रांसफार्मर की बॉडी को इंसुलेट करने के लिए लगाया जाता है और यह ट्रांसफार्मर के सभी टर्मिनल पर लगाया जाता है और इसका इस्तेमाल 3 फेज़ ट्रांसफार्मर में ही किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम रेडिएटर फ़ैन की। देखिए, रेडिएटर फ़ैन तो आप सभी लोग जानते होंगे, मोस्टली सभी बच्चे जानते होंगे कि रेडिएटर का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर को ठंडा करने। भाई देखिए, जहाँ किसी भी मशीनी पार्ट में, किसी भी इंजन में या ट्रक में या किसी भी बड़े ट्रांसपोर्टर में रेडिएटर होता है। तो रेडिएटर क्या होता है? किसी भी हीटनेस को उसको कूल करने के लिए, ठीक है। रेडिएटर का काम ही होता है कि किसी भी गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए। तो रेडिएटर का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। जैसे गाड़ियों में भी गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार ट्रांसफार्मर में भी रेडिएटर लगाया जाता है। लेकिन यह रेडिएटर सिर्फ बड़े ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है, क्योंकि देखो, जब बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे पावर हाउस हो गए तुम्हारे और प्लांट, तो वहाँ पर तो कोई काम नहीं है। लेकिन प्लांट से जब विद्युत सप्लाई की जाती है और जब हमारे पावर हाउस में आती है, पावर हाउस सिटी कस्बे गांव में सप्लाई किया जाता है, जो बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर होता है उसमें रेडिएटर लगा होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको बता दी कि रेडिएटर जो होता है गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के लिए भी काम में इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार ट्रांसफार्मर में एक रेडिएटर लगाया जाता है। लेकिन यह रेडिएटर सिर्फ बड़े ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। समझ गए ना? तो आपको एक पॉइंट ये बताया गया, दूसरा पॉइंट ये बताया गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है।
ऑयल फिलिंग पाइप। अब अगला इसी का पार्ट है ट्रांसफार्मर का, ऑयल फिलिंग पाइप। देखिए ऑयल फिलिंग पाइप क्या है, ऑयल फिलिंग पाइप क्या है? ट्रांसफार्मर में तेल भरने के लिए, ट्रांसफार्मर में तेल भरने के लिए ट्रांसफार्मर के टाइम पर एक पाइप, ट्रांसफार्मर के टाइम पर एक पाइप लगाया जाता है जिसे ऑयल फिलिंग पाइप कहते हैं, और इसी की मदद से ट्रांसफार्मर में तेल भरा जाता है। समझ गए ना? तो यह कुछ महत्वपूर्ण भाग ट्रांसफार्मर के होते हैं जो कि लगभग सभी ट्रांसफार्मर को आपको देखने में मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको मैंने जो कुछ भी बताया वो कंपोनेंट्स ट्रांसफार्मर को देखने में मिलेंगे। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए ना? इस बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट्स की, ठीक है? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, नया टॉपिक आ गया। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे अब पार्ट्स के बारे में, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स कितने होते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर होते कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन हिंदी में हमने कन्वर्ट किया, चाहते तो मैं इंग्लिश में भी कर सकता था, बट ऑल स्टूडेंट्स इज नॉट अंडरस्टैंड, सो आई विल सॉल्व दिस थ्योरी क्लास इंग्लिश और हिंदी, मैंने दोनों को मिक्स करके किया हुआ है। देखिए आपको एक बात बता दूं, अगर मैं आपको अभी प्योर हिंदी बताऊंगा तो जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, आगे आप जॉब करेंगे, तो वहाँ पर आपको मोस्टली सारे पार्ट्स जो टेक्निकल क्षेत्र में हो तो वो इंग्लिश में ही यूज़ होते हैं। तो मैं आप स्टूडेंट्स को यही डिसीजन दूंगा, यही मैं आपको परामर्श दूंगा कि आप लोग क्या करें कि अधिकतर जो है इंग्लिश का यूज़ किया करें। जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल टूल्स हैं, उनको इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? तो हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, जहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है उसी के आधार पर ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। जैसे कि अगर हमें घर की बैटरी का चार्जर बनाना है तो उसके लिए हमें स्टेप डाउन यानी कि वोल्टेज को कम करने वाला ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर वहीं पर हमें इन्वर्टर बनाना है तो वहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना? फिर हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला स्टेबलाइजर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं जो कि मैंने नीचे आपको बताए हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया ना यहाँ पर कि किस तरीके से आप लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर समझ ही गए होंगे ट्रांसफार्मर। देखिए अगर हम घर में स्टेबलाइजर बनाते हैं तो कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप का, ठीक है ना? और अगर छोटा मोटा चार्जर हम बनाते हैं तो स्टेप अप। समझ गए इस बात को? अब देखते हैं आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। इनपुट आउटपुट जानते हैं ना? इनपुट होता है किसी चीज़ को देना, और आउटपुट होता है मतलब उसके बदले हमको कुछ मिला, ठीक है ना? लेन देन। जैसे हमने आपको एक छोटी सी भाषा में समझाता हूँ कि जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं, आप कोई सामान लेते हैं, पैसा देते हैं, तो वो आपका इनपुट हो गया। उस पैसे के बदले उसने आपको कुछ दिया तो वो आपका आउटपुट हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर होता है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है ये समझ लीजिए आप। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपका कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है ना? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप लोग देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है उसे हम क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर करते हैं। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी पॉइंट्स पे कोई भी प्रॉब्लम हो, सो ग्रुप में जाके, चैनल पे जाके नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन होता है, कमेंट्स बॉक्स से अपना पूरा मैसेज आप टाइप कर दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी या फिर इंग्लिश में पूरा मैसेज टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास लूँगा इससे रिलेटेड, तो मैं उस बच्चे का क्वेश्चन ज़रूर वहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है? उस क्वेश्चन को मैं ज़रूर उठाऊँगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग के
मुकाबले सेकेंडरी वाइंडिंग पर ज़्यादा कॉइल के टर्म या लपेटे होते हैं और इसका इस्तेमाल स्टेबलाइजर, इन्वर्टर इत्यादि में किया जाता है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, किसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसमें जो बाइंडिंग होती है वो कॉइल को टर्म में लपेटे होते हैं और इसका इस्तेमाल किस किस जगह किया जाता है। ये सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आप लोगों को अगला पॉइंट मैं बताता हूँ। अब बात करते हैं स्टेप डाउन की। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर लेते हैं। जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि डीसी सप्लाई से चलने वाले बहुत सारे उपकरण मार्केट में हैं और हम अपने घर में एसी सप्लाई में चलाने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो 220 वोल्ट एसी को घटाकर उपकरण के अनुसार कर देता है, जैसे कि ऑडियो एम्पलीफायर, ठीक है। कितनी सप्लाई होती है लिखी हुई है, सप्लाई की ज़रूरत होती है। ऑडियो एम्पलीफायर में ये सप्लाई की ज़रूरत होती है, समझ गए ना। इसलिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं और ये आपका लिखा हुआ है, इसलिए इस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप समझ गए होंगे। तो स्टेप अप मीन ऊपर, तो यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, स्टेप अप, और स्टेप डाउन यानी नीचे, तो वोल्टेज को कम करने के लिए स्टेप डाउन का प्रयोग करेंगे। स्टेप डाउन आजकल हम देखते हैं कि मार्केट में जो होता है डीसी वाली सप्लाई वाले जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं एसी में कन्वर्ट करने के लिए घर में आप इस ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग कोर की संरचना होती है, देखिए आपको बता दें, ये हमारा बहुत बड़ा पॉइंट होता है। देखिए कोर की संरचना है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कोर की संरचना के आधार पर सिंगल फेज़, ठीक है। सिंगल फेज़ में देखिए कोर कितने कैसे लगाए जाते हैं, और आप देखिए डबल फेज़, तो सिंगल फेज़ ये हो गया और 3 फेज़ ये हो गया, ये आपका कोर हुआ। और इसी को मैं आपको और आगे दिखा देता हूँ। ये देखिए सेल टाइप, अभी आपने देखा कोर टाइप, तो कोर टाइप में आपने क्या देखा, कोर टाइप में आपने ये देखा ना, तो कोर टाइप में आप ये नहीं, ये देख लिया ये वाला सिंगल फेज़ और 3 फेज़। अब हम सेल टाइप में क्या देखेंगे, तो सेल टाइप में देखिए, सेल टाइप में ये देखिए सिंगल और ट्रिपल, तो कोर में ऐसा बनता है और सिंगल सेल टाइप में इस तरीके से बनता है। समझ गए ना। इन बातों का आप ध्यान रखिए, फिगर भी याद रखिएगा क्योंकि फिगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इस बात को देखिए। अब हम बात करेंगे, अभी तक आपने देखा ऊपर जो देखा, अब हम बात करेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए मैंने आपको कोई भी एक भी पॉइंट मैं आपको इसमें लेफ्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ट्रांसफार्मर ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब सेल टाइप ट्रांसफार्मर देखिए क्या होता है, लिखा है यह ई तथा आई आकार की पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। इसमें 3 लिब पड़े होते हैं जिससे एक लिब पर दोनों बाइंडिंग की होती है। बाइंडिंग बीच वाले लिब पर की जाती है जिसका क्षेत्र दोनों साइड वालों से 2 गुना होता है। कम वोल्टेज वाली बाइंडिंग कोर के नज़दीक की जाती है और ज़्यादा वोल्टेज वाली बाइंडिंग कोर को, जो हमारी बाइंडिंग होती है कम वोल्टेज वाली बाइंडिंग के आधार पर होती थी ना। तो कहा गया है कि वोल्टेज वाली, ये पॉइंट देखिए, वोल्टेज वाली बाइंडिंग कोर के नज़दीक की जाती है और ज़्यादा वोल्टेज वाली बाइंडिंग कम वोल्टेज वाली बाइंडिंग के कहाँ की जाती है, ऊपर की जाती है। समझ गए ना। कम वोल्टेज वाली बाइंडिंग के, ये देखिए, ऊपर की जाती है ताकि इंसुलेशन आसानी से किया जा सके। इसे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए 2 रास्ते होते हैं, इसे हम कम वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कोर ट्रांसफार्मर की। ये देखिए कोर ट्रांसफार्मर,
ये रहा कोर ट्रांसफार्मर। तो कोर ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह ट्रांसफार्मर एल आकार के सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को इंसुलेट करके जोड़कर बनाया जाता है। इसकी बनावट आयताकार रूप में होती है। यह इसके 4 लिब होते हैं, जिसमें से 2 आमने सामने वाले लिबों पर बाइंडिंग की जाती है। आप ये बात को समझ लीजिएगा, बाइंडिंग यहाँ से बाइंडिंग की जाती है। इसे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए केवल एक ही रास्ता होता है। यह जो होता है यह हाई वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा कोर ट्रांसफार्मर होता है वो किसके लिए किया जाता है, हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है ना। और जो हमारा सेल ट्रांसफार्मर होता है वो लो वोल्टेज के लिए किया जाता है। समझ गए ना। अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट जो है वो फेज़ के आधार पे, सिंगल फेज़ और डबल फेज़। अब देखिए, अब हम अगले टॉपिक पे, ये टॉपिक वो हमारा ये फेज़ के आधार पर ट्रांसफार्मर हमारे क्या होते हैं। तो फेज़ के आधार पर ट्रांसफार्मर अब देख लीजिए आप, तो फेज़ के आधार पर ट्रांसफार्मर भी आगे आपने देखा, तो सिंगल फेज़ और डबल फेज़। अब हम इस टॉपिक को लेके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारा सिंगल फेज़ क्या होता है और 3 फेज़ क्या होता है, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट क्लास में इसका डिसीजन होगा, ठीक है। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सिंगल फेज़ और 3 फेज़। ये ट्रांसफार्मर हमारे क्या होते हैं, फेज़। आप लोग ये फिगर जरूर देखिए, ठीक है ना। और एक बात मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि आप लोगों को ये क्लास मैं दिन प्रतिदिन बेटर से बेटर दूंगा, ठीक है ना। और सभी छात्रों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी पॉइंट आप लोगों को समझ में ना आया करे, आप लोग ज़रूर ग्रुप में कमेंट करिए क्या प्रॉब्लम है। आप अपना पूरा क्वेश्चन, अपनी प्रॉब्लम पूरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इस क्लास को, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।